हेलो जी, बहुत-बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशंस नामक जो चैप्टर है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उद्द विकास जिसे कहते हैं, उसको पूरा पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं और वन शॉट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूँगा, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता लेकिन 2 घंटे के अंदर-अंदर इस चैप्टर को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे और 2 घंटे के अंदर-अंदर समाप्त करेंगे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया जाएगा। पूरा का पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट एक एग्जाम में चाहिए होते हैं वो सारे इस एक वीडियो में कवर होंगे। जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन है कि ये किन लोगों के लिए है, तो चाहे आप नीट से लेकर के किसी छोटी से छोटी वैकेंसी, किसी भी एग्जाम की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीएससी नर्सिंग, लैब असिस्टेंट, एनी एग्जाम जिसके अंदर इवोल्यूशन चैप्टर आता है उसके लिए ये सफिशियंट लेक्चर है। 100% मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को मेरे साथ ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको इसका जो है प्रूफ लेना है कि ये इससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे तो एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू जरूर लगा ले, जिस जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ये जो चैप्टर है वैसे तो इस चैप्टर को अगर पढ़ाया जाए तो 10 से 15 लेक्चर भी लिए जा सकते हैं और मैं इसको 1.5 घंटे में कवर करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है आपके मन में डाउट आएगा कि सर 1.5 घंटे में आप कैसे कवर करोगे। देखो ये मैं जानता हूं कि मैं कैसे कवर करूंगा क्योंकि मैंने इसके पीछे मेहनत कर ली है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पीछे 3 से 4 घंटे मेहनत करके इसको इतना कॉन्साइज वे में कर दिया है कि अब आपको जो है वो इतना मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, मैं 100% आपको इस एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट दे दूंगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत की है मैं जानता हूं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इस एक छोटे से वीडियो से क्या होगा एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एक बार इस लेक्चर को देख ले, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना कैसे है इसकी बात करें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने से पहले इवोल्यूशन होता क्या है, उद्द विकास क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उद्द विकास कहते किसे हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंड आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, कि उद्द विकास जो है वो कहते कैसे हैं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। तो पहले हम देखेंगे उद्द विकास की परिभाषा क्या होगी, उसके बाद हम चैप्टर को 4 भागों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पहला जो भाग है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर जीवन की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, और उसकी उत्पत्ति से संबंधित यानी कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, अपने अलग अलग सुझाव दिए, जिनको हम थ्योरीज के बेसिस पे पढ़ते हैं। 5 से 6 थ्योरी है वो आपको पढ़नी है। ये इसका पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट समझ में आ गया। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत है, 5-6 सिद्धांत है, उनके बारे में हमें पता करना है। अब वो कौन कौन से सिद्धांत है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर हम आएंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी मैं कहूं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि उद्द विकास से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने उद्द विकास के बारे में क्या कहा। इसमें भी 5 से 6 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, लेमार्क, डार्विन, वो सारे। तीसरे पार्ट के अंदर अगर हम मूव करेंगे तो उसमें हमें पढ़ने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि उद्द विकास के प्रमाण, है ना, कि कैसे आपको पता चला कि उद्द विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। हम यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम बात कर सके कि हाँ भाई इवोल्यूशन जैसी भी कोई चीज होती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। 7-8 प्रूफ हम इसमें पढ़ेंगे। और चौथे पार्ट के अंदर हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव का उद्द विकास कैसे हुआ, कैसे परिवर्तन हुए, ये 4 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। समरी आपको समझ में आ गई होगी, मोटा मोटी हम क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कहा उद्द विकास होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है,
क्योंकि अगर चैप्टर का नाम ही इवोल्यूशन है, उद्ध विकास है, तो एक इसका मतलब हमें समझ में आएगा, तब जाके हम चैप्टर को आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, उद्ध विकास की पहले मैं परिभाषा लिखता हूं, इसको एक बार आप ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना, लिखना, उसके बाद मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। ठीक है, परिभाषा लिखिए। विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया जो धीमी गति से किंतु सतत रूप से चलती है, सतत रूप से चलती है। विकास की वह प्रक्रिया जो धीमी गति से और सतत रूप से चलती है ना, स्पीड भले ही धीरी हो लेकिन एकदम क्या होगी, कंटिन्यूअसली वो चलेगी। ठीक है, तथा प्रकृति में जीवों के रूपांतरण, जीवों के रूपांतरण एवं नई उत्पत्ति को दर्शाती है। ये इसकी मोटा मोटी परिभाषा है। क्या लिखा मैंने, विकास की वह प्रक्रिया जो धीमी गति से लेकिन सतत रूप से चलती है और प्रकृति में जीवों के रूपांतरण और नई उत्पत्ति को दर्शाती है। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया, बहुत सारे को नहीं आया, लेकिन हम समझाने आपको आए हैं तो समझा के जाएंगे। नाम ध्यान से पढ़े, उद्ध विकास। उद्ध विकास यानी कि ये है तो एक प्रकार का विकास, लेकिन आगे इसके कुछ न कुछ उपसर्ग लगा हुआ है। उद्ध मतलब विकास का कोई अलग पार्ट होगा, विकास की कोई अलग परिभाषा होगी, उद्ध विकास, है ना। तो है तो ये कोई ना कोई विकास। अब विकास, डेवलपमेंट क्या होता है ये आप सबको पता है, डेवलप होना, विकसित होना, वो क्या होता है। ये विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीमी गति से चलती है, बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन कंटिन्यूअस चलती है। आपके शरीर के अंदर उद्ध विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी। वो 1, 2 या 10, 15 पीढ़ी में नहीं दिखाई देगी, वो 300, 400 पीढ़ी के बाद में जाके दिखाई देती है। इतनी धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य जो है वो पहले बंदर प्रकार की जो पूर्वज थे वहां से उत्पन्न हुए, तो वहां से इसको मनुष्य बनने में 400-500 साल लग गए, यानी कि कितना लंबा प्रोसेस है, तब जाके एक नया चेंज हुआ और वो चेंज आपको देखने को मिला एक बहुत लंबे अरसे के बाद, है ना। तो यही तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रकृति में जीव है उसके रूपांतरण को दर्शाती है। जीव रूपांतरित हो गए, जैसे कि बंदर से मानव बन गए, तो वो क्या हो गया, रूपांतरण हो गया, और एक नई प्रकार की जो है जाति की उत्पत्ति हो गई, एक नई उत्पत्ति यहाँ पे हो गई, उसे कहते हैं उद्ध विकास। नए उत्पत्ति को दर्शाती है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना, उद्ध विकास ये कभी भी नहीं बताता कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उद्ध विकास से ये नहीं पता चलता कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये एक अलग बात है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये बात उद्ध विकास से पता नहीं चलती है। उद्ध विकास ये बताता है कि जो जीव है उसके अंदर कौन कौन से रूपांतरण हुए हैं, समय के साथ क्या क्या बदलाव आए हैं, और उस बदलाव से एक नई जाति बन रही है, नई जाति की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, उन चीजों के बारे में बताता है, लेकिन जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रथम जीव कैसे बना, ये उद्ध विकास नहीं बताता। इन दोनों चीजों में आप डिफरेंस करके चलना कि जीवन की उत्पत्ति अलग बात है और नई जाति की उत्पत्ति अलग बात है।
नई जाति तो एक पूर्व जाति से, पूर्व प्रकार के जीव से एक नए प्रकार का जीव बन रहा है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे कुछ रूपांतरण हो रहे थे, कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे थे, कुछ बदलाव हो रहे थे, जिससे एक नए जीव का निर्माण हुआ 300 से 400 साल बाद। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पे मैं समझता हूं उद्ध विकास का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक धीमी प्रक्रिया जो सतत रूप से हर प्रकार के जीव में चलती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, सबके अंदर उद्ध विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन हम उसको सीधे तौर पे नहीं देख सकते क्योंकि एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सतत प्रक्रिया है। इसलिए लंबे अरसे के बाद 400 से 500 पीढ़ियों के बाद एक चेंज आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे रूपांतरण होने की वजह से एक नई प्रकार के जीव का निर्माण वहां पे हो जाता है। ठीक है, ये उद्ध विकास है। यहाँ पे ये हमने समझा उद्ध विकास की परिभाषा। अब हमें देखना है फर्स्ट पार्ट, मैंने आपसे कहा था 4 भाग में हम पार्ट को पढ़ेंगे। पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन जीवन की उत्पत्ति से पहले हमें यह पढ़ना है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, और पृथ्वी से पहले हमें पढ़ना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आ गए, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 20 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन क्या होता है पता है? 20 बिलियन ईयर्स अगो। एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन। ये 20 बिलियन 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 बिलियन साल पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। समझ रहे मेरी बात को? 20 बिलियन। ये जो है यूनिवर्स की उत्पत्ति को कौन दर्शाता है? बिग बैंग थ्योरी। कौन दर्शाता है? बिग बैंग थ्योरी। कौन दर्शाता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये चीज आपको समझना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, सॉरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाने वाला जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। और इसी थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले यहां पे एक कॉस्मोजोइक मैटर था, ब्रह्मांड का बहुत बड़ा यहां पे था, वो उसका क्या कहते हैं, ज्वालामुखी फटी। ठीक है, और उस ज्वालामुखी फटने से यहां पे क्या हुआ, जो टेम्परेचर है पृथ्वी का बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और वहां पे फिर जो है यहाँ पे टेम्परेचर से विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो गैसें बनी, फिर यहाँ पे लगातार बारिश हुई, और बारिश होके ये सारी चीजें, इतनी डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना है। आपको सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, सॉरी क्या ही बोल रहा हूं मैं इसको, एक बार ध्यान से सुनेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन ईयर्स अगो हुई। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने। उसके बाद में आता है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई। और जो आद्य, पृथ्वी का आद्य वातावरण था, पृथ्वी का आद्य वातावरण, आद्य वातावरण का मतलब समझते हैं, पुराना, वो कैसा था? आद्य वातावरण कैसा था, इसका मैं जवाब लिख रहा हूं, ध्यान से समझना आपको। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमने समझ लिया, अब ओरिजिन ऑफ अर्थ समझ रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुई। और जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिस समय पृथ्वी बनी, उस समय पृथ्वी का जो वातावरण था वो कैसा था? इसको कह सकते हैं आद्य वातावरण। पृथ्वी का आद्य मतलब पुराना वाला, जैसे कि आद्य बैक्टीरिया, यानी कि जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे उसको आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले जो पृथ्वी थी, सबसे पहले जो वातावरण था वो कैसा था? इसको आप कह सकते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो पुराना वातावरण कैसा था? पुराने वातावरण में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर, मतलब पृथ्वी बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा गर्म थी, हाई टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे नो ऑक्सीजन, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी।
जैसे कि अभी ऑक्सीजन है तो वहां पे पहले क्या थी, ऑक्सीजन नहीं थी, न ही ओजोन लेयर थी। नो ऑक्सीजन नो ओजोन। अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो जो पृथ्वी का वातावरण कैसा था, अपचायक प्रकृति का, अपचायक प्रकृति का। यह बात हमें समझ में आ रही है। अगर ऑक्सीजन है, अभी वर्तमान में पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजनिक प्रकार का वातावरण है। उस समय ऑक्सीजन नहीं थी तो पृथ्वी का जो वातावरण था वो अपचायक प्रकृति का था। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। बहुत गर्म थी, हाई टेम्परेचर, नो ऑक्सीजन नो ओजोन। इसके अलावा वहां पे क्या था, लगातार ज्वालामुखी फटना, लगातार ज्वालामुखी का फटना, लाइटनिंग होना यानी कि बिजली गिरना, ये सारे काम पृथ्वी पर होते रहते थे। ये सारे काम मतलब कि कहीं पे भी ज्वालामुखी फटी जा रही है, ठीक है, लगातार धरती पर बिजलियां, लाइटनिंग जिसको कह सकते हैं, थंडरिंग, ये सारे प्रोसेस वहां पे चल रहे थे जब शुरुआती पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको मैं क्लियर कर सकता हूं, इसको मैं क्लियर कर सकता हूं। पहले जीवन की उत्पत्ति से पहले हमें यह पढ़ना है कि जीवन आया कहां पे, पृथ्वी पे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पृथ्वी कहां है, ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यही चीज हम पढ़ रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि समझ में आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा एकदम साफ तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर क्या याद रखना है, देखो। चलो, अब हमें देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। अब हम अपने एक्चुअल चैप्टर पे आ गए, जीवन की उत्पत्ति, यानी कि इस धरती पर आखिर जीवन आया कैसे। वो एक अलग बात है, एक जीव से दूसरा जीव बनना, लगातार बदलाव से, वो तो उद्विकास की बात हो गई। लेकिन पहला जीव कैसे बना होगा, पहला जीव इस धरती पर कैसे आया होगा, वो उसे कहेंगे जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये जो है इस बात को बताने के लिए, कौन सी बात, कि इस धरती पर पहला जीव कैसे आया होगा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, सुझाव दिए, और उन्हीं को हम सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, संबंधित विभिन्न सिद्धांत, मतलब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 5 से 6 सिद्धांत है। सबसे पहले इसके अंदर आएगा विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, दूसरा प्रलयवाद का सिद्धांत, फिर ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, फिर इसके अंदर आ जाएगा स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, फिर आपका रासायनिक सिद्धांत, केमिकल एवोल्यूशंस, ये पढ़ना है। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। इतना तो क्लियर है कि जितने भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में है, कि इस धरती पर आखिर जीव आया कैसे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। अब हर लोगों ने अलग अलग बात कही, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। विशिष्ट सृष्टिवाद का जो सिद्धांत है ये दिया किसने, फादर सोरेज ने, फादर सोरेज ने। ये जो है फादर किसे कहते हैं, जैसे कि अपने मंदिर में पुजारी होते हैं ना, वैसे ही चर्च के अंदर, शायद चर्च में जो है उनको फादर बोला जाता है, जो पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, मॉन्क जिसे कह सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, ये फादर सोरेज ने दिया। किसने दिया, फादर सोरेज ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि धरती पर मनुष्यों
व अन्य सभी जीवों का निर्माण ईश्वर के द्वारा मात्र 6 दिनों में किया गया। तथा एक, इसको मैं समझाऊंगा, अभी लिखते रहो। तथा एक जीव बनने के पश्चात इसके वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनके अनुसार धरती मात्र 4000 वर्ष पुरानी। चलो, अब फादर सोरेज ने क्या कहा, यह चीज हमें समझते हैं। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, 3 बात इन्होंने कही। फादर सोरेज ने यह कहा, विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत इन्होंने जो दिया, इन्होंने कहा कि धरती पर जो जीव बने हैं ना, ये भगवान ने बनाए हैं। जैसे कि अपने बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं सब कुछ भगवान ने बनाया है, वैसे ही ये एक संत टाइप थे, तो इनका मत भी यही हो सकता है। इन्होंने भी कहा कि धरती जो है, इस पर जितने भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, मछली हो, कुछ भी हो, सब जीवों का निर्माण ईश्वर ने किया और 6 दिनों में किया। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या फैक्ट था, वो नहीं पता, लेकिन ये बात इन्होंने कही और इसको पढ़ते हैं, इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? क्या ध्यान में रखना है? विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत किसने दिया? फादर सोरेज ने। इस सिद्धांत में क्या है? धरती पर जितने भी जीव है उसका निर्माण ईश्वर के द्वारा मात्र 6 दिनों में किया गया। ये तो ठीक था, इतने तक तो ठीक था। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इवोल्यूशन जैसी कोई चीज ही नहीं है, यानी कि इवोल्यूशन होता ही नहीं है। ये कैसे कहा? इन्होंने कहा कि एक जीव बनने के पश्चात इसके वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि इवोल्यूशन नहीं होता है, जैसा जीव बना। यानी कि इनके अनुसार अगर मैं कहूं तो भगवान ने एक जीव को जैसा बनाया है वो वैसा का वैसा है। भगवान ने बनाने के बाद उस जीव के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि अपन सबको पता है कि फिश है, फिश से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर उससे एवीज बने, फिर उससे मैमेलियंस बने, लेकिन ये परिवर्तन इनके अनुसार नहीं होता है। ये कहते हैं कि जैसे ही एक जीव बन गया उसके बाद उसके जो वास्तविक स्वरूप है उसका, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एक बात ये भी याद रख लेना कि इनके अनुसार धरती जो है वो केवल 4000 वर्ष पुरानी है, यानी कि इसका निर्माण मात्र 4000 साल पहले हुआ। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो पॉइंट आता है या सिद्धांत आता है वो आता है प्रलयवाद का सिद्धांत। प्रलयवाद का सिद्धांत ये किसने दिया? कुवियर ने। वैज्ञानिक का नाम याद रखना, कुवियर। इन्होंने कहा कि मास एक्सटिंक्शन के पश्चात भगवान पुनः जीवन का निर्माण करते हैं। मतलब ये इसका लगभग वैसा का वैसा ही है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इन्होंने तो कह दिया ये निर्माण हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, भगवान जीवों का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शुरुआत में भगवान बनाए वही चल रहे हैं। नहीं, जैसे जैसे जिन जीवों को भगवान ने बनाया और वो अगर धरती पर बहुत ज्यादा पाप करने लग गए, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, उन्होंने मान लो बहुत ज्यादा पाप किया, तो भगवान क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन करवाएंगे। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? मारवाड़ी में अगर मैं इसको बोलूं तो पृथ्वी पलटा, सुना होगा आपने, पृथ्वी पलटो आ गई। तो वो क्या होता है? मतलब कि धरती उलट पुलट कर देते हैं, और उस समय उस धरती पर जितने भी जीव है, जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जो कुछ भी है,
वो समाप्त हो जाता है। एक बार के लिए उस धरती पर जीवन नाम की चीज, सजीव नाम की चीज नष्ट हो जाती है और फिर से भगवान वहां पे क्या करेंगे, एक नए जीव को बनाएंगे, फिर से वहां पे क्या करेंगे, एक नए प्रकार के जीवों का वहां पे निर्माण कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इनका मत था, प्रलयवाद का सिद्धांत। इंग्लिश वाले आप लिख सकते हैं कि गॉड क्रिएट्स लाइफ अगेन आफ्टर ऑफ मास एक्सटिंक्शन। गॉड क्रिएट्स लाइफ अगेन आफ्टर ऑफ मास एक्सटिंक्शन, प्रलयवाद का सिद्धांत। ये चीज है। दो सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं तीसरा सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोट करेंगे आप। तीसरा जो सिद्धांत है वो है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। सारे सिद्धांत अभी तक जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ही बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया? आरेनियस ने। यह सिद्धांत किसने दिया? आरेनियस ने। इसको आप कॉस्मोजोइक थ्योरी कह सकते हैं, इसको आप पैनस्पर्मिया थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होना, मैं साथ साथ लिखाते जा रहा हूं। कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पर्मिया थ्योरी, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ये तीसरा सिद्धांत है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित। ये किसने दिया? आरेनियस ने। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन मौजूद होगा, यानी कि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे ग्रह हैं। तो धरती पर जीवन मान लो नहीं है, लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं उन पे जीवन होगा, और वहीं से बीजाणु के रूप में, यानी कि बीजाणु, बीज, युग्मक, कुछ भी, वो वहां से उड़ गया होगा और सीधे आके धरती पे गिर गया होगा, और धरती पे गिरा तो एक नए जीव का निर्माण हो गया। ये बात किन्होंने कही? आरेनियस ने। इन्होंने कहा कि अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद होगा और वहां से बीजाणु, बीज या युग्मक के रूप में धरती पर आ गया होगा। सिंपल सी, कुछ भी नहीं है। थ्योरी के अंदर जो थ्योरी है वो थ्योरी किसने दी, और उस थ्योरी की जो मेन बात है वो क्या है, दो ही चीजें याद रखनी है। तो ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत जो है वो कहता है कि जीवन अन्य ग्रहों पर मौजूद होगा और वहीं से बीजाणु, बीज या युग्मक के रूप में पृथ्वी पर पहुंच गया होगा। सिंपल सी थ्योरी है। फिर आपकी आ जाती है चौथी जो थ्योरी है, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इसको कहेंगे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये किसने दी? अरस्तु ने। अरस्तु भाई साहब क्या कहते हैं? इनके अनुसार जीवों की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से स्वतः हुई, अजीवित पदार्थों से स्वतः होती है। ये बात कौन बताते हैं? अरस्तु। अपने सिद्धांत स्वतः उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें ये बताते हैं कि जीवन का निर्माण कहीं अन्य ग्रहों से नहीं आया। धरती पर ही जो अजीवित पदार्थ तो पहले से मौजूद है, निर्जीव पदार्थ तो पहले से मौजूद है, वहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि गोबर है ना। अब आप कहेंगे सर गोबर कहाँ से आया होगा? एक एग्जाम्पल के बता रहा हूं अभी के लिए। मान लो गोबर है, तो उस गोबर पे बहुत सारे नए नए छोटे छोटे जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इनको लगा होगा कि ये जीव गोबर से बन रहे हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि वो जीव गोबर से ही बने, वो जीव कहीं दूर से भी तो आ सकते हैं गोबर के ऊपर। अब ये इन्होंने कैसे जो है वो अनुमान लगाया, आई डोंट नो, बट ये इन्होंने कहा था, ठीक है। स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। फिर आता है जीवात
जीवात उत्पत्ति का सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। हिंदी में इसको जीवात उत्पत्ति ऐसा कुछ कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये जो है ये थ्योरी दी लुईस पास्चर ने। इन्होंने एक प्रयोग किया, हंस गिरवा प्रयोग। कौन सा प्रयोग किया? हंस गिरवा प्रयोग। ठीक है, इनमें इन्होंने कहा कि जीवों का, नए जीवों का निर्माण पूर्ववर्ती जीवों से होता है। इन्होंने जो बात कही वो एक्चुअली ये अपने मकसद से ही भटक गए। बात यहाँ पे ये चल रही है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रथम जीव कैसे बना। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो नए जीव है वो पुराने जीवों से बन रहे हैं। अभी जो पुराना था वो कहां से बना? अब कहेंगे उससे पुराने वाले से। तो सबसे पुराने वाला जीव कहां से आया, ये बात ही तो करनी है। तो ये ना, इन्होंने तो जो बात कही वो ठीक है कि नए जीवों का निर्माण पुराने जीवों से होता है, ये बिल्कुल राइट है। ऐसी बात हम एक कोशिका सिद्धांत में भी पढ़ते हैं कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये बात रुडोल्फ विर्चोव ने बताई थी। वही बात यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है बात। लेकिन हम तो बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वो ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये इनकी एक कमी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप लिखें। फिर लास्ट जो थ्योरी आती है, वर्तमान में सबसे ज्यादा जो मानी जाने वाली थ्योरी है या मान्यता प्राप्त थ्योरी है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी, केमिकल इवोल्यूशंस, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट थ्योरी पे मैं आ रहा हूं, इसको मिटा के। केमिकल इवोल्यूशंस। चलो, छठी थ्योरी आई थिंक, केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक उद्विकास। रासायनिक उद्विकास, ये थ्योरी किसने दी? ओपेरिन, ओपेरिन एंड हेल्डेन। दो वैज्ञानिकों के नाम इसमें आपको याद रखने हैं, ओपेरिन एंड हेल्डेन। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी। ये अब तक सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। मैं नहीं बात कर रहा कि आगे भी यही थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा फेमस होगी, हो सकता है आगे इससे अच्छी कोई थ्योरी आ जाए। लेकिन अभी तक के लिए जो वैज्ञानिक या बड़े जो लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये थ्योरी अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है ना। ऐसा हो सकता है कि इसी प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहेगी? इसके अनुसार ये थ्योरी कहती है ना भाई, केमिकल इवोल्यूशन के अनुसार कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो इसके अनुसार धरती के आद्य वातावरण में, धरती के आद्य, आद्य का मतलब समझते हैं पुराने वातावरण में। अब पुराना वातावरण कैसा था मैं बता चुका हूं धरती का। ठीक है, तो धरती के आद्य वातावरण में उच्च तापमान, क्योंकि उस समय उच्च तापमान था, उच्च तापमान व जल वाष्प की उपस्थिति में, पानी उस समय लिक्विड फॉर्म में नहीं था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो पानी भाप के रूप में था। ठीक है, उच्च तापमान और जल वाष्प की उपस्थिति में उस समय जो अपचायक गैसें थी, मैंने कहा ना लगातार ज्वालामुखी फटती रहती थी, तो ज्वालामुखी फटने की वजह से कुछ गैसें वहां पे बन रही थी, जैसे कि हीलियम वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह। तो जल वाष्प की उपस्थिति में
अपचायक गैसों के बीच अभिक्रिया हुई होगी तथा प्रथम एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ होगा। थ्योरी समझ में आ रही है आपको? इस थ्योरी में क्या बात कही समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा शुरुआत में ही कोई भी थ्योरी है उसमें दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, वो थ्योरी दी किसने, दूसरा उस थ्योरी का मेन उद्देश्य क्या, मेन बात क्या है। तो इसकी जो मेन बात है वो ये है कि धरती का जो पुराना वातावरण था, हाई टेम्परेचर और जल वाष्प, उसकी प्रेजेंस में जो अपचायक गैसें उस समय मौजूद थी, उनके बीच में रिएक्शन हुई होगी और उससे जाके प्रथम एक कोशिकीय जीव बना होगा। ये इनकी बात थी। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और, इसको क्या करते हैं, खोल के पढ़ते हैं। ठीक है, ये इनका मत था। देखिए, मान लो शुरुआत में जो गैसें थी, मान लो हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, एटॉमिक फेज थी, एटॉमिक फेज, एटॉमिक फेज मतलब आणविक अवस्था, सॉरी परमाणविक अवस्था। परमाणविक अवस्था में क्या थे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थे। तो इन्होंने रिएक्शन करके आपस में क्या बनाया होगा, CO2 बनाया होगा, H2 बनाया होगा। ठीक है, इसके अलावा NH3 बनाया होगा, O2 बनाया होगा। तो ये इनकी क्या हो गई, मोलिक्यूलर फेज। मतलब जो गैसें हैं इन्होंने अभिक्रिया करके एटॉमिक फेज से, परमाणविक अवस्था से, परमाणु छोटा होता है ना, सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु से ये आणविक अवस्था में आए होंगे, यानी कि हाइड्रोजन से H2 बना होगा, जल बना होगा। ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनी होगी। उससे इसके बाद क्या बना होगा, उससे इसके बाद मोनोमर का निर्माण हुआ होगा। मोनोमर क्या होते हैं भाई, इससे अमाइनो एसिड बने होंगे, इससे आपका ग्लूकोज बना होगा, इससे आपका न्यूक्लियोटाइड बना होगा, है ना। फिर इससे जाके इसकी पॉलीमराइजेशन हुआ होगा, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने होंगे, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड से क्या बने होंगे, DNA बने होंगे, फेट बना होगा। तो ये जाके यहां से ऐसी चीजें आगे बनी हुई हो। ये कौन कहता है, केमिकल इवोल्यूशन कहती है कि पहले इसमें एटॉमिक फेज थी, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और ये अपने मॉलिक्यूलर फेज में आए। फिर मॉलिक्यूलर फेज से आगे जाके मोनोमर्स बने, अमाइनो एसिड्स का निर्माण हुआ, फैटी एसिड का निर्माण हुआ, ग्लूकोज बनी, न्यूक्लियोटाइड बने। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके DNA बना लिया, ग्लूकोज आपस में जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर दिया, पॉलीसेकेराइड बना लिए, अमाइनो एसिड्स ने प्रोटीन का निर्माण कर दिया। अब एक जीव के अंदर होते यही है ना, एक जीव के अंदर आखिर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसी से मिल करके तो एक जीव का निर्माण होता है। और ये सारी चीजें तो यहाँ पे बन गई, तो इससे आगे जाके एक जीव का निर्माण हो गया होगा। ठीक है, इससे फिर आगे जाके एक जीव का निर्माण हो गया होगा। ये केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी कहती है। समझ रहे मेरी बात को? केमिकल एवोल्यूशन को अच्छे से समझ गए, केमिकल एवोल्यूशन को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब ये बात तो इन्होंने बता दी, लेकिन अच्छी भी है, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं आए ना इसका, तब तक इतना मजा नहीं आता है। तो इनका प्रूफ किसने दिया, केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया मिलर और यूरे नाम के साइंटिस्ट ने, और उसी के आधार पर उसका नाम है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इसको मिटा सकता हूं मैं, कैन आई रिपीट? चलो, अब इसी थ्योरी के प्रमाण के लिए मिलर है वो यूरे का एक्सपेरिमेंट आता है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। क्या आता है भाई, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। चलो, केमिकल इवोल्यूशन के प्रमाण हेतु मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया,
इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा CH4 का 2:1:2 का अनुपात इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का 2:1:2 के अनुपात में का गैसीय मिश्रण प्रयुक्त किया तथा उपकरण का ताप 800 डिग्री सेल्सियस रखा, जिससे कुछ दिनों पश्चात इन अपचायक गैसों के मध्य अभिक्रिया से कुछ अमाइनो एसिड का निर्माण हुआ। कुछ अमाइनो एसिड्स का निर्माण हुआ। वो कौन से अमाइनो एसिड थे? ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टेट। ये 3 प्रकार के अमाइनो एसिड यहाँ पे थे। सिंपल सी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 3 प्रकार की अपचायक गैसें ली। मैंने बताया ना कि जो केमिकल एवोल्यूशन है वो सिद्धांत क्या कहता है कि अपचायक गैसों के बीच अभिक्रिया हुई होगी। तो अपचायक गैसें कौन सी ली इन्होंने? हाइड्रोजन, अमोनिया और CH4। इनका अनुपात क्या रखा? 2:1:2, है ना, 2:1:2। ठीक है, इस अनुपात में इस गैसीय मिश्रण को लिया। फिर एक बीकर में इन्होंने जो है इसका टेम्परेचर जो रखा, जो पूरा सेटअप इन्होंने बनाया था। क्यों सेटअप बनाया? क्योंकि पृथ्वी का जो आद्य वातावरण था बिल्कुल वैसा का वैसा सेटअप इनको बनाना था, ताकि ये बता पाए कि आखिर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेटअप बनाना चाहूं, अगर मैं इसका सेटअप बनाना चाहूं तो मान लो ये कुछ इस प्रकार का सेटअप था। अब ये जो था, यहाँ पे जल की बूंदे थी और इनको ये जो गर्म कर रहे थे, इसको 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कर दिया। तो इससे जो है वो जल जो है वो H2O किसके रूप में था? भाप के रूप में यहाँ से था। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे निर्वात उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे ये वैक्यूमर लगा दिया। क्यों निर्वात उत्पन्न किया गया? क्योंकि पृथ्वी का जो आद्य वातावरण था वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए निर्वात उत्पन्न किया। इसको गर्म क्यों किया गया? ताकि जो टेम्परेचर, पुराना टेम्परेचर है, उसको मेंटेन किया जा सके, यानी कि 800 डिग्री इसको टेम्परेचर किया गया। फिर यहाँ पे जाके ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे लाइटनिंग करेंगे, क्योंकि लाइटनिंग होती थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के इसमें करंट डाला जाता है, जिससे जो H2O भाप के कण थे वो अब क्या हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे। कंडेंस्ड का मतलब संघनित हो जाएंगे और ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गए? ड्रॉप में, पानी में। और यहाँ पे इसी के अंदर क्या करेंगे हम, जो अपचायक गैसें हैं वो भर रखी है हमने। कौन कौन से अपचायक गैसें हैं हमने ऊपर बता रखा है? H2NH3 CH4, इसको यहाँ पे भर के रखा है। ये अपचयित हो गई। फिर यहाँ पे कुछ दिनों के बाद देखा गया कि इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड बन गए। अमाइनो एसिड बन गए। कौन कौन से अमाइनो एसिड है? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट। जो कि यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि ये पूरा सेटअप इन्होंने बनाया। ये मान लो बीकर है, इस बीकर में हाई टेम्परेचर को मेंटेन किया गया। सिंपल सा आपको इतना सा सोचना है कि पृथ्वी का जो आद्य वातावरण था वो कैसा था, उसको यहाँ पे सारी वो सिचुएशन यहाँ पे लानी है। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे रखा गया, हाई टेम्परेचर के लिए इसको गर्म किया गया। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका रखा गया, जिससे जो जल है वो भाप के रूप में, जल वाष्प के रूप में हुआ।
दूसरी कंडीशन थी वहां पे निर्वात था, निर्वात मतलब ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं थी तो यहाँ पे भी निर्वात उत्पन्न करना पड़ेगा, निर्वात का मतलब है वायु नहीं है, फिर जाके ये एयर जल वाष्प आगे जाता है। फिर मैंने कहा वहां पे लाइटनिंग भी होती थी, बिजली भी गिरती थी, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पे करंट भी दिया, ठीक है, बिजली क्या होती है, करंट होती है, जिससे ये जो जल वाष्प है ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, और यहीं पे इसी के अंदर हमने अपचायक गैसें भी भर के रखी है 2:1:2 के रूप में। कौन कौन सी गैसें हैं, ये गैसें, ये आगे जाके फिर क्या हुई, ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो गई, और कुछ ही दिनों के पश्चात इससे कुछ अमाइनो एसिड बने, कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट। यहाँ से हमने सैंपल इससे उठाया और देखा तो हमें अमाइनो एसिड मिले। ये मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट है जो केमिकल इवोल्यूशंस के प्रमाण के लिए दिया गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे। अब यहां से ये पता चलता है, यहां पे मैं अगर बताऊं तो प्रथम जीव की उत्पत्ति, प्रथम जीव की उत्पत्ति 2 बिलियन ईयर्स अगो हुई, 2 बिलियन ईयर्स अगो। और वो जो जीव था, वो जीव कैसा था, प्रोकैरियोट्स था। कैसा जीव था, प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो प्रथम सेल थी वो एक तो एक कोशिकीय थी, और एक कैसी थी, कीमोट्रोफी थी, फोटोट्रोफी नहीं थे, कीमोट्रोफी थे। यानी कि ये अपना भोजन कैसे करते थे, सॉरी मोनोसेलुलर नहीं, अवायवीय। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम जीव जो बना वो प्रोकैरियोट्स बना, कब बना, 2 बिलियन साल पहले। और उसमें जो प्रथम कोशिका थी वो प्रथम कोशिका कैसी थी, अवायवीय अवस्था में थी, मतलब वो श्वसन नहीं करती थी, अवायवीय श्वसन करती थी ऐसे कह सकते हैं। और कीमोट्रोफी यानी कि भोजन का या पोषण का प्रकार कीमोट्रोफी था उसमें, जैसे कि पौधे अभी हेटेरोट्रोफी, अभी तो बहुत सारे पोषण के प्रकार हो गए, मृतोपोषी, समभोजी, ठीक है, बहुत सारे प्रकार हो गए, प्रकाश संश्लेषी प्रकार के। लेकिन जो प्रथम जो सेल बनी उसमें पोषण का प्रकार कीमोट्रोफी था और श्वसन का प्रकार अवायवीय था। ये बातें दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। बताइए इसमें कोई डाउट है, ये पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, पहला पार्ट हमारा डन हो चुका है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, पहला पार्ट हमारा डन हो चुका है। अब हम केमिकल इवोल्यूशन पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मिटाओ इसको, चलो अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। अब मैंने कहा दूसरा पार्ट में हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस क्या होता है उसको समझना है। इसको आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि केमिकल इवोल्यूशन था वो, तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस कह दो, या इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस कह दो। इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस का, सरल प्रारूप के जीवों में लगातार रूपांतरण से जटिल प्रारूप के जीवों का निर्माण, ये इसका मतलब है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन का मतलब ये निकलता है कि जो सरल प्रकार के जीव है उसमें लगातार छोटे 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 सतत रूप से बदलाव होते जाते हैं, जिससे एक अलग जटिल प्रकार के जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले फिश थे, तो मछली कितने सरल प्रकार की होती है, उसमें इतनी ज्यादा जटिलता नहीं है, लेकिन फिर उसके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव होते जाते हैं, थोड़े और अधिक बदलाव हुए जिससे एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर आखिर में मैमल्स बने। तो मैमल्स में कितनी ज्यादा जो है जटिलता है, यानी कि एक सरल प्रकार के जीवन प्ररूप से एक जटिल प्रकार के जीवन प्ररूप बनना, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से संबंधित ही विभिन्न प्रकार की थ्योरी है, ठीक है, इससे संबंधित विभिन्न थ्योरी, इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत, ठीक है, और इसे ही कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, थ्योरी ऑफ
इवोल्यूशंस। ठीक है, अब जो हमारे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हम मूव करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि उद्ध विकास के सिद्धांत। उद्ध विकास से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है वो अभी हमें पढ़ने हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है वो पढ़ने हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ रही मेरी बात को? इवोल्यूशन से संबंधित सिद्धांत कहूं या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित सिद्धांत कहूं, वो हमें अब पढ़ने हैं। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं इसको, मिटा दूं? इसमें भी हमें 5-6 सिद्धांत पढ़ने हैं। जैसे कि हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित 6 सिद्धांत पढ़े थे, उसी प्रकार इसमें भी हम 5-6 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। पहला जो सिद्धांत है हम पढ़ क्या रहे हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। पहला जो सिद्धांत है वो है लैमार्कवाद का सिद्धांत। लैमार्कवाद का सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत है वो आता है लैमार्कवाद का सिद्धांत। लैमार्कवाद सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये जो लैमार्कवाद का सिद्धांत है इसे कहा जाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी। यानी कि जो लैमार्कवाद का सिद्धांत है इसका जो नाम है, इस थ्योरी का दूसरा जो नाम है वो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी, यानी कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग सिद्धांत। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, ये इसका मतलब है। थ्योरी का नाम क्या है? लैमार्क ने जो थ्योरी दी उसका नाम क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी। समझ रहे मेरी बात को? इसी सिद्धांत से हम कंप्लीट करेंगे इसका मतलब, यानी जिस जीव जिन अंगों का ज्यादा प्रयोग करेगा वो उतने ही ज्यादा विकसित तथा जिन अंगों का कम प्रयोग करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना? सिंपल सी बात है, थ्योरी का नाम से ही हम इसका थ्योरी का मतलब निकाल सकते हैं। पहला सिद्धांत यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने दिया? लैमार्क ने, या लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या कहता है? जिस अंगों का आप ज्यादा उपयोग करेंगे वो उतना ही ज्यादा विकसित होगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, और जिस अंग का आप उपयोग करना बंद कर देंगे वो अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा या निष्क्रिय हो जाएगा, आपकी बॉडी में इनएक्टिव हो जाएगा। ये है थ्योरी, ये थ्योरी है और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जिराफ की गर्दन व अग्रपादों का लंबा होना, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि उन्होंने लंबे लंबे पेड़ की पत्तियों को खाने की कोशिश करी होगी। जो बड़े ऊंचाई वाले पेड़ है उनकी पत्तियों की, उनकी टहनियों को खाने की कोशिश करने की वजह से इन्होंने लगातार गर्दन को ऊपर उठाया होगा, लगातार अपने पैरों के अंदर खिंचाव उत्पन्न किया होगा, जिससे इनके अगले पैर और इसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई, क्योंकि ये बार बार उसका प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार डिसयूज का एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो जल्य अंधेरी गुफाओं में रहने वाली मछलियों के अंदर निष्क्रिय नेत्रों की उपस्थिति। समझ रहे मेरी बात को? सिंपल सी बात है, जो मछली एक ऐसे जलीय वातावरण में रह रही है जहां पे अंधेरी गुफा है, जहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वो कई वर्षों से
उन्होंने आंखों का प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है, अंधेरे में तो आंख का प्रयोग कैसे कर सकती है, यानी कि उन्होंने नहीं देखा। और कई वर्षों से आंखों का प्रयोग न करने की वजह से अब वो जो आंखें हैं उनकी, वो इनएक्टिव हो गई। अब वो आंखें सिर्फ और सिर्फ आंखें हैं, देखती नहीं है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक जीव में उत्पन्न होने वाली, ये बात इनकी ठीक थी, लेकिन इन्होंने जो दूसरी बात की, एक जीव में उत्पन्न होने वाली सभी भिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात जब जो इन्होंने कही वो बिल्कुल ठीक थी, हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी बात फिर इन्होंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। क्या बोला कि एक जीव में उसके जीवन काल में जितनी भी भिन्नताएं उत्पन्न होती है वो सारी की सारी उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, अब इसकी थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए आगे एक वैज्ञानिक आते हैं वीजमान के, जिसको हम दूसरे सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। उन्होंने कहा कि मैं एक चूहे की पूंछ काट देता हूं, है ना, मान लो एक चूहा है, ठीक है, और इस चूहे की मैंने क्या कर दी, इसकी ये जो पूंछ है इसको मैंने कट कर दिया, तो इसकी जो संतति उत्पन्न होगी, क्या उस चूहे के अंदर पूंछ नहीं होगी? क्या इस चूहे के अंदर पूंछ नहीं होगी? क्या इसका जो बेटा है उसमें पूंछ होगी? बिल्कुल होगी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी सारी भिन्नताएं अगली पीढ़ी में आ जाएगी, है ना? तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सी भिन्नताएं अगली पीढ़ी में आती है, इसको बताने के लिए दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे कि कौन सी भिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती है। ये सिद्धांत आपको क्लियर है कि नहीं है, बताइए। बहुत आसान है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, मैं दोस्तों बता सकता हूं आपको, कोई भी टीचर हो, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लोगे, किसी भी टीचर से। और अगर आपका ही मन नहीं है, आप ही क्लास में जो है पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं, आप बेमन से बैठे हैं, तो उसका कोई मतलब फिर नहीं है, कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी विद्यार्थी जो मेरे को देख रहे हैं, आप एक बार पूरा एक्टिव होकर क्लास में बैठिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, आप पूरे क्लास में इन्वॉल्व रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक बात को पकड़िए, आपको हर बातें समझ में आएगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं। दूसरा सिद्धांत जो इसको डिसअप्रूव करके बताता है कि कौन सी भिन्नता अगली पीढ़ी में जाती है, मिटाऊं मैं इसको? डन। दूसरा जो सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया? वीजमान ने। हिंदी में इसको कहते हैं वीजमान। वीजमान ने ये सिद्धांत दिया। इनके अनुसार सारी भिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। केवल वही भिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं जो जर्म सेल में उत्पन्न हुई हो, है ना? हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका, और एक होती है सोमेटिक सेल, ये होती है काई कोशिका। ये क्या होती है? काई कोशिका। और ये होती है जनन कोशिका। इन्होंने कहा जो जन कोशिका में जो परिवर्तन होते हैं वही ट्रांसफर होती है। जर्म सेल में जो वेरिएशन आती है, जो भिन्नताएं आती है, वही ट्रांसफर होती है। इसमें काई कोशिका में अगर कोई वेरिएशन आती है तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो ट्रांसफर नहीं होगी।
ये बात किन्होंने कही? जर्म प्लाज्म थ्योरी के अंदर वीजमान ने बताया। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको समझ में आई? बहुत सिंपल है। इन्होंने कहा कि सारी भिन्नताएं अगली पीढ़ी में नहीं जाती है, केवल वही भिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती है जो जर्म सेल में उत्पन्न होती है। या जर्म सेल जनन कोशिका में कुछ भिन्नता आई है तो वो अगली पीढ़ी में जाएगी। अगर आपकी कायिक कोशिका में कुछ भिन्नता आई है तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी। ये थ्योरी किसने दी? वीजमान ने दी। डन है। अब तीसरे प्रकार का सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो है आपका लेमार्क के बाद डार्विनवाद का सिद्धांत। तीसरा प्रकार का जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन का सिद्धांत। मिटाओ इसको। चलो, दो सिद्धांत हम कर चुके हैं, अब हम तीसरे सिद्धांत पे आए हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। तीसरा, डार्विनवाद, यानी कि इसका जो थ्योरी का नाम है वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, किसने दी? डार्विन ने। सबको पता है, पूरा नाम रॉबर्ट डार्विन ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अब जैसे कि हमने लेमार्क की थ्योरी का नाम देखा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी, तो उसी से हमने उसका मतलब निकाल लिया। यहां पे भी हम इसी से मतलब निकालेंगे। डार्विन की थ्योरी का नाम है, डार्विन की थ्योरी का नाम क्या है? डार्विन की थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, यानी कि इसी से हम मतलब निकालेंगे। मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये होगा कि, देखो ध्यान से सुनो, इनके अनुसार प्रकृति द्वारा वातावरण के अनुसार योग्य जीवों का चयन किया जाता है। योग्य जीवों का चयन किया जाता है तथा इन्हें जनन के अधिक अवसर मिलते हैं। और नई बनने वाली आबादी में, नई बनने वाली आबादी में इनका अधिक योगदान होता है। थ्योरी समझ में आई? क्या कहा थ्योरी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि सेलेक्टेड बाय नेचर, प्रकृति सेलेक्ट करती है जीवों को। ठीक है, प्रकृति क्या करती है? जीवों को सेलेक्ट करती है, लेकिन कैसे सेलेक्ट करेगी? वातावरण के अनुसार। अभी का जो वातावरण है, मान लो इस वातावरण में कौन सा जीव सबसे ज्यादा सूटेबल है, उस जीव को प्रकृति क्या करेगी? सेलेक्ट करेगी, और फिर उस जीव को जनन के अधिक अवसर मिलेंगे। और जनन को, जिस जीव को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है जो नई आबादी बनेगी उसमें उसका योगदान सर्वाधिक होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इनके अनुसार प्रकृति द्वारा वातावरण के अनुसार योग्य जीवों का चयन होता है और उन जीवों को जनन के अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे एक नई आबादी में इनका अधिक योगदान होगा। ये बात किन्होंने की? डार्विन ने की थी। ये बात किसने की थी? डार्विन ने की थी। ये चीज आपको समझना है। समझ रहे मेरी बात को? ये बात किसने की? डार्विन ने की थी। चलो, अब मैं आपको समझाता हूं इसके की पॉइंट्स। किसके की पॉइंट्स? डार्विनवाद के। डार्विन की जो थ्योरी थी उसके की पॉइंट्स क्या थे? पहला है ब्रांचिंग डिस्केंट। नेचुरल सिलेक्शन एक की पॉइंट है, लेकिन पहला एक और है ब्रांचिंग डिस्केंट। ब्रांचिंग डिस्केंट, ब्रांचिंग डिस्केंट का मतलब समझ रहे हैं? मान लो ये एक जीव है और इससे अलग अलग जीवों का निर्माण होना, यानी कि ये जो है इससे ब्रांच बनना। ठीक है, तो ब्रांचिंग डिस्केंट का मतलब है एक ही पूर्वज से कई अलग अलग जीवों का निर्माण।
होना। समझ रहे मेरी बात को? ब्रांचिंग डिस्केंट का मतलब यही होता है कि एक जीव जो है पूर्ववर्ती जीव से नए जीवों का निर्माण शाखन के रूप में। ब्रांच से क्या होगी, मतलब ब्रांचिंग होगी यहाँ पे। एक ये मान लो पूर्ववर्ती जीव था, ठीक है, और इससे ये नए नए जीव बन गए, ये नया, ये नया, ये नया, ये क्या है, बहुत सारे नए जीव बन गए। कैसे? पूर्ववर्ती जीव से नए जीव बन गए ब्रांचिंग द्वारा। इसे कहते हैं ब्रांचिंग डिस्केंट। ये इसका दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा इनका की पॉइंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? उपयोगी भिन्नता वाले जीवों का चयन। भाई प्रकृति क्या करेगी? सेलेक्ट करेगी उन जीवों को। किन जीवों को करेंगे? जो उस वातावरण के अनुसार सूटेबल है, यानी कि जिनके पास उपयोगी यूजफुल वेरिएशंस है, उनको प्रकृति सेलेक्ट करेगी। और सेलेक्ट करेगी उसे कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, तो यहां पर फिटनेस का तात्पर्य फिजिकल न होकर रिप्रोडक्टिव से है ना भाई। फिजिकल सेलेक्ट जिसको करेगी, जो फिट होगा उसको सेलेक्ट करेगी, है ना। एक वाक्य है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है जो जीव फिट है उसको चयन करेंगे। तो यहां पे फिट कौन है? जो फिजिकली फिट दिख रहा है वो फिट है? बिल्कुल नहीं। फिजिकली फिट को फिट नहीं कहेंगे इवोल्यूशन में। जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, जो जनन के अंदर भाग ले सकता है, उसमें जो फिट है उसको हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है सर, हम ये तो समझाइए, पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का एविडेंस बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से समझते जाना, जो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझते जाना है। ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? नेचुरल सिलेक्शन, उपयोगी भिन्नता वाले जीवों का चयन। अब नेचर सेलेक्ट करती कैसे, ये हमें समझना है। नेचर जीवों का सिलेक्शन कैसे करती है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा सकता हूं अब। चलो, अभी थ्योरी वही है, तीसरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें नेचुरल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको आप कह सकते हैं एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रमाण, एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है इसका एग्जाम्पल? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले मिलेनिज्म का मतलब समझिए। मिलेनिज्म क्या होता है? व्हाइट कलर से ब्लैकिश कलर में रूपांतरित होना। ब्लैकिश कलर में रूपांतरित होना, मतलब समझ रहे? मैं समझाता हूं। मिलेनिज्म का मतलब है व्हाइट कलर से ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाना। व्हाइट कलर से ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाना। ऐसा कैसे होगा? इंडस्ट्रियल से। जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा, औद्योगिक प्रदूषण होगा, तो उससे जो व्हाइट कलर वाले जीव है वो ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाएंगे। पूरा ध्यान से समझेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इस मिलेनिज्म का मतलब समझाया है कि जो व्हाइट कलर थे वो ब्लैक कलर में परिवर्तन हो गए। एक जीव का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे जिसको कहते हैं मोथ। मोथ प्रकार का जीव है जिसका नाम है बिस्टन बिटुलेरिया। ये जो बिस्टन बिटुलेरिया है, इस जीव के दो प्रकार के ये जीव है। एक व्हाइट कलर कंटेनिंग मोथ, व्हाइट कलर विंग्स, है ना, और एक है ब्लैक कलर विंग्स।
ध्यान से समझते जाना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है ये 1850 से 1950 के दशक में इंग्लैंड में देखा गया, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। मैंने कहा व्हाइट कलर से ब्लैकिश कलर में परिवर्तित होने को कहते हैं मिलेनिज्म। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेंगे मौत का, बिस्टन बिटुलेरिया नाम के मौत का। मैंने कहा ये जो मौत है इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक मौत ऐसे है जिनके पंख व्हाइट कलर के हैं और एक मौत ऐसे है जिनके पंख क्या है, ब्लैक कलर के हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा बिफोर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, यानी कि जब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म नहीं था, यानी कि औद्योगिक प्रदूषण नहीं था, उससे पहले क्या हुआ, और आफ्टर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, यानी कि उसके बाद क्या हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की अगर मैं बात करूं, दोनों प्रकार के मौत ट्री के तने पर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तने पर लाइकेन ग्रो कर रही है। व्हाइट कलर वाले न दिखने के कारण नेचर द्वारा सेलेक्टेड तथा ब्लैक कलर वाले परभक्षी के प्रति संवेदनशील। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पे मैंने कहा बिफोर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जब औद्योगिक प्रदूषण नहीं है, उस समय जो व्हाइट कलर वाले मौत है और ब्लैक कलर वाले मौत है, दोनों पेड़ पर बैठे हुए हैं। और अगर प्रदूषण नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है लाइकेन वहां पे ग्रो करेगी तन्ने पर, ठीक है। अब वहां पे जो परभक्षी है, इनका प्रेडेटर जो है, ये जो प्रे है, इनका प्रेडेटर मतलब इनको जो खाने वाला है, वो जीव किसको देख पाएगा, जो ब्लैक कलर वाले, जिनका विंग ब्लैक कलर का है, उनको ये देख पाएंगे। क्योंकि वातावरण शुद्ध है, तो वातावरण शुद्ध होने की वजह से जो व्हाइट कलर वाले हैं वो नहीं दिख पाएंगे और जो ब्लैक कलर वाले हैं वो दिखते हैं, इसलिए इनको प्रीडेटर खा जाएंगे। इनको प्रीडेटर नहीं खा पाते हैं व्हाइट कलर वाले को, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहे हैं। और अगर ये प्रीडेटर को नहीं दिख रहे हैं, ये उस वातावरण में सरवाइव करने लायक है, तो प्रकृति ने भी इन्हीं का सिलेक्शन किया। यानी कि व्हाइट कलर वाले इस समय क्या है, सेलेक्टेड बाय नेचर है। व्हाइट कलर वाले क्या है, नेचर द्वारा सेलेक्टेड है। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, तने पर लाइकेन ग्रो बंद, धुएं से कालापन उत्पन्न होना, जिससे ब्लैक कलर वाले मौत सेलेक्टेड बाय नेचर, और अब व्हाइट कलर वाले प्रीडेटर्स के प्रति संवेदनशील। जैसे ही प्रदूषण हुआ, जैसे ही फैक्ट्रियों से धुआं निकला, आसपास कालिक छा गई, है ना, काला सा वातावरण हो गया, पूरा पेड़ पौधे काले दिखने लग गए, ठीक है। आसपास का जो वातावरण है वो काला दिखने लग गया, ठीक है। तो जैसे ही वातावरण सफेद से काले की तरफ शिफ्ट हुआ, तो अब जो मौत काले प्रकार के पंख वाले थे वो नेचर ने सेलेक्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि अब काले प्रकार के जो मौत है वो जो है प्रीडेटर्स को नहीं दिख पा रहे हैं, वो छुप जा रहे हैं काले वातावरण में। और अब जो व्हाइट वाले हैं वो दिखने लग गए तो प्रीडेटर्स उनको खाने लग गए। तो अब इन्होंने नेचर को सेलेक्ट नहीं किया, किसको किया, ब्लैक कलर वाले को सेलेक्ट किया। ये है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म से आप समझ सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया, एकदम आसान है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
इसको नोट करो। फिर हम चौथी थ्योरी के ऊपर आते हैं। 3 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, अब हम 4th थ्योरी पे आते हैं। सॉरी, 4th थ्योरी पे आते हैं अब हम, जिसको म्यूटेशनल थ्योरी कहा जाता है। मिटाऊं मैं इसको? चलो, चौथी थ्योरी हमारी कौन सी, सॉरी हाँ चौथी है ना, चौथी थ्योरी का जो नाम है वो है म्यूटेशनल थ्योरी या उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी व्रिज ने। ये नाम सबको आना ही चाहिए भाई, कितनी बार इनका नाम पढ़ चुके हैं। उत्परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक एक ही है, ह्यूगो डी व्रिज। ठीक है, इन्होंने थ्योरी पढ़ने से पहले एक जनरल बात बता देता हूं। इन्होंने ओइनोथोरा, वैसे ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, ओइनोथोरा लेमार्कियाना, जिसका जनरल नाम है इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप पर कार्य किया। इनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी की मेन बात क्या है? इनके अनुसार उद्ध विकास की जो प्रक्रिया है, उद्ध विकास की प्रक्रिया के लिए, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कहा गया कि वहां पे जो सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। उत्तरदायी कारक जो है उद्ध विकास की प्रक्रिया के लिए, उत्तरदायी कारक नेचुरल सिलेक्शन न होकर के म्यूटेशन होता है। यानी कि सारे सिद्धांत क्या कर रहे हैं? पीछे वाले सिद्धांत को डिसअप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लेमार्क का सिद्धांत पढ़ा तो उसके बाद भी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा आई। उसी प्रकार डार्विन का सिद्धांत पढ़ा तो उसके बाद म्यूटेशनल थ्योरी आई। म्यूटेशनल थ्योरी कहती है कि उद्ध विकास के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, वो महत्वपूर्ण फैक्टर म्यूटेशन है। वो महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? म्यूटेशन है। तो ये बात कौन बताता है? म्यूटेशनल थ्योरी बताती है, ह्यूगो डी व्रिज बताते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थ्योरी क्या कहती है और थ्योरी किसने दी, दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद हम दो डिफरेंस करेंगे। एक जो नेचुरल सिलेक्शन में जो वेरिएशन है, यानी कि डार्विन ने कहा जो भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं में, और ह्यूगो डी व्रिज की जो भिन्नता है उसमें क्या डिफरेंस है। भाई हमने कहा भिन्नताएं आती है, तो जो भिन्नताएं आती है वो कैसी होती है? ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार कैसी है और डार्विन के अनुसार कैसी है। ठीक है, समझो ध्यान से, कंपेयर करके पढ़ रहे हैं डार्विन वेरिएशन और इधर पढ़ रहे हैं म्यूटेशनल वेरिएशन। डार्विन के अनुसार वेरिएशन कैसी होती है और ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार वेरिएशन कैसी है। डार्विन ने कहा ये वेरिएशन जो होती है कंटिन्यूअस होती है, अर्थात पीडी दर पीडी उत्पन्न होती है, पीडी दर पीडी उत्पन्न होती है। लेकिन इनके अनुसार डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस अर्थात यादृच्छिक रूप से कभी भी उत्पन्न हो सकती है। इनके अनुसार जो वेरिएशन होती है वो स्मॉल होती है, छोटी छोटी भिन्नता होती है जो आगे जाती है, स्मॉल वेरिएशन। इनके अनुसार ये क्या होती है? लार्ज वेरिएशन होती है, लार्ज वेरिएशन। तीसरी बात, इनके अनुसार वेरिएशन जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, दिशात्मक होती है, जबकि इनके अनुसार अनडायरेक्शनल होती है। 3 डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? डार्विन के अनुसार जो वेरिएशन होती है वो छोटी छोटी होती है, भिन्नताएं छोटी छोटी होती है और पीडी दर पीडी उत्पन्न होती है। लेकिन
वहीं पे म्यूटेशनल वेरिएशन ये कहती है कि भिन्नताएं बहुत बड़ी होती है और अचानक से उत्पन्न होती है। हर पीढ़ी में नहीं आएगी भिन्नता, कभी कभी उत्पन्न होगी, लेकिन जब भी उत्पन्न होगी बहुत बड़े लेवल पे भिन्नता चेंज वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डार्विन की वेरिएशन में और म्यूटेशन की वेरिएशन में। क्लियर है? इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। अब पांचवी थ्योरी के ऊपर हम आते हैं, जिसको कहेंगे नव डार्विनवाद। क्या कहते हैं उसको? नव डार्विनवाद। मिटाओ इसको, मैं मिटाता हूं। चलो, पांचवी और लास्ट हमारी थ्योरी है नव डार्विनवाद। कौन सी थ्योरी है? नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद, ये जो थ्योरी है ये भी आसान है। नव डार्विनवाद जो है ये किसने दिया? इसको देने वाले जो व्यक्ति है वो है फिशर, हेल्डेन, इवेनोवस्की। इन लोगों ने ये थ्योरी दी, इन लोगों ने ये थ्योरी दी। और ये जो थ्योरी इन्होंने दी, इनके अनुसार जातीय उद्भवन के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं उद्ध विकास के लिए, नेचुरल सिलेक्शन व म्यूटेशन दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। इन्होंने कहा डार्विन और ह्यूगो ब्रिज दोनों आप लड़ो मत, दोनों की बात सही है, तुम अपने अपने स्थान पर दोनों सही हो। जो सबसे लास्ट में जो थ्योरी आई ये सबसे क्या है? एडवांस थ्योरी है। इनके अनुसार एक उद्विकास के लिए नेचुरल सिलेक्शन भी जरूरी है और उद्विकास के लिए म्यूटेशन भी जरूरी है, यानी कि दोनों फैक्टर्स काम करते हैं इवोल्यूशंस के लिए। ये थ्योरी कौन सी कहती है? नव डार्विनवाद की थ्योरी कहती है। इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, इसके की पॉइंट बता रहा हूं। जेनेटिक वेरिएशंस, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक वेरिएशंस के अंदर अपन को पढ़ना है म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने प्रकार का हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप जीन माइग्रेशन हो सकता है। जेनेटिक मतलब जीन लेवल पे भिन्नताएं किस किस में हो सकती है? जीन माइग्रेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, या रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न हो सकता है। और इसका क्या की पॉइंट है? दूसरा इसका की पॉइंट है आइसोलेशन। तीसरा की पॉइंट है इसमें हेरिडिटी। चौथा इसमें की पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। पांचवा इसका की पॉइंट है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन को हिंदी में कहते हैं जातीय उद्भवन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर जातीय उद्भवन की परिभाषा क्या है, वो बताइए। तो वो मैं बता देता हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी भिन्नताएं स्थानांतरण होने की वजह से पीढ़ी दर जो पीढ़ी मतलब लगातार जो है वो भिन्नताएं क्या होती है? स्थानांतरित होती है। उसकी वजह से भिन्नता स्थानांतरण की होने की वजह से हर पीढ़ी अपने पूर्ववर्ती से अलग दिखती है। इसे ही क्या कहते हैं? जातीय उद्भवन कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? लगातार वेरिएशन अगर जा रही है तो वो अपने पहले वाले पूर्वज से तो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशन आ गई है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाली जो 10वीं पीढ़ी है और जो प्रथम पीढ़ी है उसमें तो काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वही जातीय उद्भवन है। नेचुरल सिलेक्शन में आपको समझा ही चुका हूं। जेनेटिक वेरिएशंस क्या क्या हो सकती है बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये सारे इसके की पॉइंट है नव डार्विनवाद के। यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट भी खत्म होता है, थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। अब हम तीसरे पार्ट पे आएंगे जिसे हम कहते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस। अब ये चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है, आधा घंटे का चैप्टर बचा है बस। ठीक है, जिसमें दो पार्ट हमारे बचे हुए हैं, एक एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस और एक आपका इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन।
ठीक है, मानव का उद्ध विकास। तो इसको फटाफट से आप नोट करो। फिर हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पे आते हैं। फिर हम आते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पे। फटाफट से इसको नोट करेंगे आप, फटाफट से नोट करेंगे। मिटाओ इसको। चलो, अब हम फाइनली हमारे तीसरे पार्ट पे आ गए। इस चैप्टर का तीसरा भाग, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, यानी कि उद्ध विकास के प्रमाण। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, उद्ध विकास के प्रमाण। हमें कैसे पता चलता है कि उद्ध विकास की प्रक्रिया हुई नहीं हुई? साइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, विटनेस चाहिए। विटनेस नहीं कह सकते, एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब बहुत सारे प्रूफ है। पहला हम स्टार्ट करते हैं, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटियोलॉजिकल या फॉसिल्स, या इसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जीवाश्म। ठीक है, पहला जीवाश्म जो हमें मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो हमें चट्टानों से मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि पहले जीव कैसे थे, अब जीव कैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बस आप समझ गए जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म क्या होता है इसका मतलब आप समझ गए नहीं समझे? बताइए। अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष। ठीक है, जीवाश्म क्या होते हैं? अवसादी चट्टाने। क्वेश्चन आ सकता है जीवाश्म कौन से चट्टानों में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पुराने जो जीवाणु हैं उसके अवशेष, कंकाल हो सकता है, उसका कुछ भी बॉडी पार्ट्स हो सकता है, या फिर उसका जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर भर गया हो, या फिर जो बर्फ वाले क्षेत्र है उसके अंदर, बर्फ के अंदर वो वैसा का वैसा पड़ा रहा हो, है ना। कुछ भी हमें उसका क्या मिल रहा है? फोसिस मिल रहा है, उसका जीवाश्म मिल रहा है, उसका अवशेष मिल रहा है। उससे हम पता लगाते हैं, उससे हम आज की जनरेशन से कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था और आज उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इससे इवोल्यूशन का पता चलता है। पहला प्रमाण इसका ये हो गया। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? एक चीज ध्यान रखना, जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टानों की निचली परत में कम व सरल प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं। यानी कि सबसे नीचे जो होंगे वहां पे सबसे सरल प्रकार के जीवाश्म होंगे, तथा ऊपरी परतों में जटिल प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये बात ध्यान में रखना है। अब जीवाश्म के अंदर क्या क्या मिल सकता है आपको? फुटप्रिंट मिल सकते हैं, है ना। फुटप्रिंट्स मिल सकते हैं आपको, फीकल मैटर मिल सकता है, फीकल मैटर से भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, उनका कंकाल मिल सकता है, ढांचा। ठीक है, कंकाल कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक मैटर फंसा हुआ पूरा उसका ढांचा मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है बस। पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल्स, ये इसका पहला प्रमाण है। दूसरा जो इसका प्रमाण होगा वो होगा एटेलिज्म। अब आप कहेंगे एटेलिज्म क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं पूर्वजता। मतलब समझो ध्यान से, पूर्वजीय लक्षणों का अचानक से उत्पन्न होना। पूर्वजीय लक्षणों का अचानक से उत्पन्न होना, इसे कहते हैं एटेलिज्म या पूर्वजता। पूर्वजीय लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, पूंछ युक्त मानव शिशु। यानी कि कभी कभी ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसके पीछे टेल होती है, तो वो क्या दर्शाता है कि पूर्वजों के अंदर, हमारे पूर्वजों में पूंछ थी जो अब अचानक से इसमें उत्पन्न हो गई,
है ना। तो ये एक प्रकार के उद्विकास को दर्शाता है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आप मान सकते हैं बालों का आवरण, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऐसे बालों का एक लेयर्स होती है उनके ऊपर, ब्लैक ब्लैक, है ना। तो वो क्या है, हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर बालों की एक परत थी, वो अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाव के लिए उसी बालों की परत का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल हमारे अंदर मतलब हम कपड़े बनाना सीख गए तो उन बालों का उपयोग रहा नहीं। तो वो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो बाल हमारे अंदर क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए या फिर बिल्कुल कम बचे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बाल होते हैं क्योंकि वही लक्षण उनमें पुनः आ जाते हैं जो उनके पूर्वजों में थे। तो ये एटलिज्म को दर्शाता है और ये भी किसका, इवोल्यूशन का प्रमाण देता है। ठीक है, सर्वाइकल फिस्टुला का बना रहना, सर्वाइकल फिस्टुला का बना रहना, ये एग्जाम्पल किसके है, एटलिज्म के है। नोट करो इसको। तीसरा एविडेंस हम पढ़ने वाले इसके अंदर अवशिष्ट अंग। तीसरा क्या हो जाएगा, अवशिष्ट अंग या अवशेषी संरचनाएं। बेटाओ इसको। चलो अब तीसरा एग्जाम्पल इसका है अवशिष्ट संरचनाएं। ऐसे अंग जो जीव में निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनके पूर्वजों में ये सक्रिय रहा होगा। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अभी भी कुछ ऐसे अंग है, ऐसे ऑर्गन है जो बिल्कुल हमारे शरीर में अभी तो उनका कुछ भी काम नहीं है, लेकिन वो हमारे पूर्वजों में जरूर वो उनका कुछ ना कुछ काम था। ऐसे ऑर्गन कौन से हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान से सोचो। कर्ण पल्व की पेशियां, हमारे जो ईयर पिन्ना है, ये क्या काम का है, कुछ भी नहीं। आंखों की निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आंखों की निमेशिक झिल्ली, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि कर्मी रूपी परिसेसिका, कर्मी रूपी परिसेसिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जिसे कह सकते हैं, कर्मी रूपी परिसेसिका। विजडम टीथ, विजडम टीथ, विजडम टीथ क्या होता है, लास्ट मोलर ऑफ टीथ, लास्ट के जो दांत है वो कोई काम के नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, बाल, अभी छोटे छोटे बाल बचे हुए, क्या हमारी बॉडी के इनका कोई काम है हमारी बॉडी में, अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ये अवशिष्ट संरचना तीसरा इसका एग्जाम्पल हो गया, तीसरा इसका एग्जाम्पल हो गया अवशिष्ट संरचना का। किसका, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। अगर आप समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ लोगे, एक बार पढ़ लोगे ध्यान देके, जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो अब हम चौथा और पांचवा एविडेंस लेते हैं। चौथा एविडेंस लेते हैं, मिटाओ इसको। चलो अब कौन सा एविडेंस लेते हैं, चौथा, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। हिंदी में बात करूं, शारीरिकी एवं आंतरिकी। ठीक है, ये एविडेंस है। इसके अंदर तीन चीजें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना हमें कन्वर्जेंट, एक हमें पढ़ना है डाइवर्जेंट। पहले डाइवर्जेंट पढ़ लेते हैं। एक हमें पढ़ना है इसमें कन्वर्जेंट, और एक हमें इसमें पढ़ना है रेडिएशन अडेप्टिव। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तीन चीजें हमें पढ़नी है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और एडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, चलो अब डाइवर्जेंट में क्या होगा, डाइवर्जेंट में एक जगह से जो
जीव है वो अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, माइग्रेशन दर्शाते हैं। ठीक है, एक जगह से जीव अलग अलग जगह पे माइग्रेशन दर्शाते हैं। तो इनका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, पूर्वजता, उभयनिष्ठ पूर्वजता जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट के अंदर जीव क्या करते हैं, एक स्थान से यहाँ पे इनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया होगा, जिससे ये अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन इनके जो एंसेस्टर है, इनके जो पूर्वज है वो समान है, तो कॉमन एंसेस्टर। दूसरा पॉइंट, ये जो जीव है इनके क्या होगा, सेम सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ध्यान से सुनो, ये जो जीव है इनकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है ना। इनकी स्ट्रक्चर सेम है, इनके कार्य अलग अलग है। कार्य अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये एक क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, तो ये अपने अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्य करेंगे, है ना। जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई स्कूल में काम करता है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, तो जिसका कार्य क्षेत्र अलग होगा वहां पे कार्य भी अलग अलग होगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डाइवर्जेंट में सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, और इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि समजात अंग। तो समजात अंग की परिभाषा आपको आनी चाहिए, ऐसे अंग जिनकी स्ट्रक्चर समान हो, जिनकी संरचना समान हो, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। होमोलोगस ऑर्गन के या डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल हमें देखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल्स देखो। थ्रोन्स ऑफ बोगेनवेलिया, एक प्लांट है बोगेनवेलिया, उसके थ्रोन्स, एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, ये दोनों आपस में समजात अंग है। समजात अंग कहने का मतलब इनके पूर्वज समान है, लेकिन इनकी संरचना जो है वो समान है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। ठीक है, यानी कि ये दोनों किससे उत्पन्न हुए, एक्सिलरी बर्ड से उत्पन्न हुए। बोगेनविलिया में जो कांटा है और कुकुरबिटा में जो प्रतान है, वो दोनों एक्सिलरी बर्ड से उत्पन्न हुए, यानी कि इनकी संरचना समान है, लेकिन अलग अलग कार्यों की वजह से ये अलग अलग हो गए। कांटे का काम है सुरक्षा प्रदान करना, टेंड्रिल का काम है उसको दृढ़ता नहीं, उसको पौधे को जो है ऊपर चढ़ाना किसी के ऊपर। ठीक है, तने को सहारा प्रदान करना कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या हो सकता है, फोर लिम्स यानी कि अग्रपाद, फोर लिम्स ऑफ व्हेल, व्हेल मछली होती है, बैट यानी कि चमगादड़, और ह्यूमन, मनुष्य के अंदर अग्रपाद का अलग काम है, चमगादड़ में अग्रपाद का अलग काम है, और आपकी जो व्हेल मछली है उसमें भी अग्रपाद का अलग काम है। यानी कि काम इसमें डिफरेंट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगी, क्योंकि इनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज जो है वो उभयनिष्ठ होते हैं। बताइए, डाइवर्जेंट का मतलब समझ आया। डाइवर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अपसारी। डाइवर्जेंट के अंदर आता है होमोलोगस ऑर्गन। अब आप याद कैसे रखेंगे, एच डी से याद रख लेना, एच डी, एच का मतलब होमोलोगस ऑर्गन, डी का मतलब डाइवर्जेंट। ठीक है, एच डी से याद रख लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर, कन्वर्जेंट में होमोलोगस होगा कि डाइवर्जेंट में होगा, है ना। कन्वर्जेंट में एनालोगस होगा कि डाइवर्जेंट में होगा, ऐसे। कन्वर्जेंट कुछ भी नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे, देखिए, इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, नो कॉमन एंसेस्टर। इसमें क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, इसमें सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर इसे कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। इसे क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, इसके अंदर ये एग्जाम्पल दोनों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके अंदर हो जाएगा आपका पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। क्या हो जाएगा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, और क्या हो जाएगा, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। ये किसकी एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन की, यानी कि समरूपी अंग, हिंदी में इसको कहेंगे समरूपी अंग या समवर्ती अंग भी इसको कहते हैं। दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए, इसके अंदर दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए, याद रखने आपको है।
ठीक है। अब लास्ट आपका आता है एडेप्टिव रेडिएशंस। ये क्या होता है या इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं मुझे बताया जाए। एडेप्टिव रेडिएशंस क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल मुझे बताया जाए। तो इसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगी डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस जो है इसमें विभेदन किसके आधार पर है, इसका जो मुख्य विभेदन है वो चोंच की आकृति के आधार पर है। और एक है, एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न मार्सुपियल्स की उत्पत्ति। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही जीव होता है ना, एक ही जीव जो है वो क्या करता है, उससे भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां बन जाती है। ठीक है, तो ये एडेप्टिव रेडिएशंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर आपको तीन चीजें समझनी थी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और एडेप्टिव रेडिएशंस। बताइए तीनों में कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया, एक भौगोलिक स्थान से अलग अलग जगह पे जाना। कन्वर्जेंट में क्या होता है, अलग अलग भौगोलिक स्थान से एक जगह पे आना। आप तो ये बस चित्र याद रख लेना, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आप चित्र दिमाग में रखेंगे तो इससे भी समझ में आ जाएगा कि इनके एंसेस्टर यानी कि पूर्वज एक है, ये एक स्थान से अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहों से एक स्थान पे आ रहे हैं, इनके पूर्वज एक नहीं है, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंट में होमोलोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट में एनालोगस ऑर्गन, एग्जाम्पल भी याद रख लेना। बस इतनी सी बात है। ये चौथा एविडेंस हो गया। अब पांचवा जो हमारा एविडेंस है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। बताऊं क्या होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, रेडी हो, चलो। चलो मिटाओ इसको, चलो। पांचवा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है मुझे बताएगा कोई। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, लिखो। नजदीकी रूप से संबंधित जीव, नजदीकी रूप से संबंधित जीव भ्रूणीय प्रवस्था के दौरान, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेज है उसके दौरान समान प्रवस्थाओं से गुजरते हैं, समान प्रवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है, इसमें जीव पहले जनरल कैरेक्टर दर्शाता है, फिर स्पेशल कैरेक्टर दर्शाता है, फिर स्पेशल कैरेक्टर दर्शाता है। अभी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लो इसको। नजदीकी रूप से संबंधित जीव जो है वो भ्रूणीय प्रावस्था के दौरान समान कंडीशन दर्शाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जो कोर्डेटा के जीव है, कोर्डेटा के जीव हृदय विकास के दौरान समान प्रावस्थाओं से गुजरते हैं। हृदय और मस्तिष्क दोनों आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है, समान प्रावस्था से गुजरते हैं। मतलब समझे, कोर्डेटा के जितने भी जीव है, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मेमेलियंस है, उनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज होगा उसके दौरान उसका जो हृदय का विकास और मस्तिष्क का विकास है वो सेम स्टेज पे होगा। पहले उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट बनेगा, फिर इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट बनेगा, फिर जाके 4 चैम्बर्ड हार्ट बना। यानी कि सबके अंदर एक कॉमन स्टेज होती है। यानी कि पहले ये जनरल कैरेक्टर दर्शाएगा, फिर जाके अपने स्पेशल कैरेक्टर दर्शाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का एग्जाम्पल है। समझ रहे मेरी बात को, चलो। अब इसके अंदर एक लॉ आता है, बायोजेनेटिक लॉ, इसी से संबंधित है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से संबंधित है बायोजेनेटिक लॉ। कौन देता है इसको, अर्नेस्ट हीकल, अर्नेस्ट हीकल द्वारा ये लॉ दिया जाता है। इन्होंने एक वाक्य दिया, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी री
रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब है व्यक्ति वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति होती है, एक व्यक्ति के अंदर जाति की पुनरावृत्ति होती है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के संदर्भ में बायोजेनेटिक लॉ दिया गया अर्नेस्ट हिकल ने, और इन्होंने एक वाक्य दिया ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है, इतनी सी बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब हम छठे एविडेंस पे आते हैं। छठा हमारा एविडेंस है मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक्स। बताओ इसको, मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से। चलो, अब हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो है मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक्स। छठा एविडेंस है मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक। अब इसका मतलब तो आप जानते हैं, मिसिंग लिंक क्या होती है और कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। मतलब दो प्रकार के टैक्सॉन को आपस में जोड़ती है, जैसे कि एम्फीबिया या रेप्टाइल्स को जोड़ेगी, कोडेटा और नॉन कोडेटा को जोड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से दो टैक्सॉन को आपस में जोड़ते हैं, उसे मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? मिसिंग लिंक जो है वो अभी जीवित नहीं है, अभी जीवित नहीं है, जबकि कनेक्टिंग लिंक अभी भी जीवित है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। बाकी दोनों का काम एक ही है, दो अलग अलग टैक्सॉन को आपस में जोड़ना, उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करना। मिसिंग लिंक का एक ही एग्जांपल है, वो है आर्कियोप्टेरा। वो एग्जांपल एक ही एग्जांपल है, कौन सा है मैं एक बार देख के पता कर सकता हूं। आर्कियोप्टेरिक्स, याद नहीं आ रहा था। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच कनेक्टिंग मतलब मिसिंग लिंक है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में मिसिंग लिंक के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि पेरीपेटस, जैसे कि नियोपिलाइना। अब इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं कौन सा किसका है, आपको लिखना है। तीसरा इसके अंदर आप लंग फिश देख सकते हैं, लंग फिश। चौथा इसमें आप देख सकते हैं बेलेनोग्लोसस, ग्लोसस। पांच इसमें आप देख सकते हैं यूग्लिना। ठीक है, छठा आप इसमें देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें। काइमेरा, ठीक है, खुद लिख सकते हो। चलो बता ही देता हूं, ये है एनीलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की, एनीलिडा एंड ऑर्थोपोडा। नियोपिलाना जो है ये आपकी एनीलिडा और मोलस्का के बीच की है। लंग फिश जो होती है ये आपके फिश और एम्फीबियन के बीच की है, फिश और एम्फीबियंस के बीच की। बेलेनोग्लोसस कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच का, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा के बीच का है। युग्लिना और काइमेरा, युग्लिना जो है ये आपकी है प्लांट और एनिमल्स के बीच का, और काइमेरा जो है ये आपका बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश के मतलब अस्थिल और उपास्थल मछलियों के बीच का। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, यहां पे ये हमारा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस या इस चैप्टर का तीसरा पार्ट भी समाप्त होता है। अब एक छोटा सा 10 मिनट का पार्ट बचा हुआ, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 7 से 8 मिनट में हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को समझेंगे, है ना। मानव का उद्ध विकास कैसे हुआ उसको समझेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट पार्ट बचा हुआ है, हिम्मत नहीं हारनी है, पूरा करके ही जाना है आज इसको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसका एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर करवाया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, मिटाओ इसको। चलो, अब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, हिंदी में इसको कहते हैं हार्डी विनबर्ग साम्यावस्था का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है इसको आपको नहीं समझना है। इसमें एक चीज है, ये आनुवंशिक साम्यावस्था की बात करता है, आनुवंशिक साम्यावस्था, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, आनुवंशिक साम्यावस्था की
बात करता है। ठीक है, जो चीज मैं आपको आर.डी. विनबर्ग में बता रहा हूं उतनी याद रखना है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आनुवांशिक साम्यावस्था जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है उसमें आपको ध्यान में रखना है, पहला सेलेक्टिव मैटिंग। सेलेक्टिव मैटिंग, मैटिंग का मतलब होता है मैथुन। ठीक है, सेलेक्टिव मैटिंग। और क्या हो सकता है इसमें? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, इसके अलावा म्यूटेशन हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आनुवांशिक साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं, मतलब आनुवांशिक साम्य अवस्था को बनाए रखने में इसको तोड़ते हैं, मतलब नहीं बनाए रखते हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जीन फ्लो हो सकता है, वही सारे फैक्टर है जो आपने नव डार्विनवाद सिद्धांत के की पॉइंट्स देखे थे, वही इसको प्रभावित करने वाले कारक है, मतलब इसको भंग करते हैं आनुवंशिक साम्यावस्था को। तो इसको बनाए रखने वाले कारक कौन से हैं? बनाए रखने का काम जो करते हैं वो एक ही फैक्टर है, वो है रैंडम मैटिंग। वो क्या है? रैंडम मैटिंग, यानी कि यादृच्छिक मैथुन। दिख नहीं रहा होगा आपको, मार्कर में मेरी इंक खत्म हो गई है। यादृच्छिक मैथुन, ये इसको बनाए रखने का कार्य करते हैं, जबकि ये इसको प्रभावित करने वाले। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? आनुवंशिक साम्यावस्था को बनाए रखने का काम कौन करेगा? रैंडम मैटिंग। जबकि आनुवंशिक साम्यावस्था को प्रभावित, मतलब इसको डिसक्वालीफाई करने का काम कर रहे हैं ये सारे फैक्टर। ठीक है, अब इसमें आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे P क्या है, Q क्या है और 2pq क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। P है विशिष्ट अलील की आवृत्ति, विशिष्ट एलील की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, Q क्या है? विशिष्ट नहीं, प्रभावी, प्रभावी, सॉरी, प्रभावी। Q हो जाएगी अप्रभावी अलील की आवृत्ति, अप्रभावी अलील की आवृत्ति। और 2pq जो है ये विषम युग्मजों की संख्या है। क्या है? विषम युग्मजों की आवृत्ति। विषम युग्मजी, ठीक है, की आवृत्ति। तो यहां पे आपको पूछा जा सकता है P क्या है, Q क्या है या 2pq क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रभावी अलील की आवृत्ति P, Q है अप्रभावी अलील की आवृत्ति, और 2pq जो है ये आपकी विषम युग्मजों की आवृत्ति है। ठीक है, विषम युग्मजों की आवृत्ति है। ये आपका हार्डी विनबर्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है आनुवंशिक साम्यावस्था को बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, P क्या है, Q क्या है, या इसकी इक्वेशन क्या है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की। ये सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, अब हम फाइनली पढ़ेंगे क्या, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली दोस्तों इवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन। इसको मैं लिख के लेके आया हूं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अब देखो पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन को मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया है, बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। अब कैसे रखनी है वो मैं आपको समझाता हूं। चलो धीरे धीरे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले तो ह्यूमन इवोल्यूशन में ये देखना है कि मानव का जो उद्विकास है, यानी कि मानव का जब उद्विकास हुआ उस समय कौन कौन से परिवर्तन देखे गए। तो सबसे जो मुख्य परिवर्तन था वो था कपाल क्षमता का बढ़ना। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे मैं लगातार कपाल क्षमता की बात करूंगा, कपाल क्षमता, कपाल क्षमता, कपाल क्षमता, कपाल क्षमता, यानी कि हर एक प्रकार की प्रजाति में, हर एक प्रकार के जीव में मैं कपाल क्षमता की यहाँ पे बात कर रहा हूँगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य परिवर्तन है ह्यूमन इवोल्यूशन। मानव उद्ध विकास क्या मतलब है, मतलब मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कैसे जाके आखिर में होमो सेपियंस बना। ठीक है, वो चीज हमें समझनी है। तो ये इसका मुख्य परिवर्तन। अन्य परिवर्तन क्या देखने को मिल रहे थे, बालों का आवरण लगातार विलुप्त हो रहा था, जैसे कि अभी हमारे बच्चे के बिल्कुल कम बाल बचे हुए। ठीक है, दूसरा गतिशील अंगूठे का विकास, क्योंकि हम ज्यादा प्रयोग कर रहे थे इसका। और तीसरा जो दांत है हमारे और मुंह है इसकी आकृति में बदलाव होना। ठीक है, ये अन्य परिवर्तन में आते हैं।
लेकिन आपसे पूछे मुख्य परिवर्तन क्या था, तो कपाल क्षमता का लगातार बढ़ना। ठीक है, अब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको समझो, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। देखो मैं साइड हट जाता हूं, एक एक चीज बताता हूं। सबसे पहले तो इसके अंदर आता है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस से बनता है सिवापिथेकस, उससे बनता है रामापिथेकस, उससे बनता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस। इसके भी 3 पार्ट है, जावा मैन, पेकिंग मैन, हेडबग मैन। हेडबग यहाँ पे जी करना है मेरे को, 1 मिनट कर देता हूं मैं इसको, हेडबग, हेडबग मैन। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है नेथरल मैन, फिर क्रोमेग्नोन और फिर होमोसेपियंस। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ड्रायोपिथेकस, सिवापिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, नेथरल मैन, क्रोमेग्नोन, होमोसेपियंस, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब एक एक करके पढ़ना है। ड्रायोपिथेकस की अगर मैं बात करूं तो ये 15 से 20 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले ये जीव पाए जाते थे। ठीक है, ये जो जीव थे ये कपी सदृश यानी कि बंदर के जैसे दिखते थे और हेरी बॉडी इनकी थी, मतलब शरीर पर बालों का आवरण था। फिर सिवापिथेकस और रामापिथेकस की बात करूं तो ये जो प्रकार की जीव है ये इंडिया में पाए गए। ठीक ठीक है, सॉरी, ये 14 से 15 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। इनके पॉइंटेड यानी कि नुकीले दांत होते थे और प्रोगनेथस प्रकार का फेस होता था। ठीक है, जैसे कि इसका मैं बात करूंगा, इसका ऑर्थोगनेथस फेस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी ये 3 से, इधर क्या लिखा हुआ है, कितने साल पहले ये मिले हैं या कितने साल पहले इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आप इधर देख सकते हैं, सबका मैंने लिख रखा है। ठीक है, चलो अब ये इधर लिखा हुआ है, इधर देखिए, ये अफ्रीका में पाए गए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इनकी कपाल क्षमता 500 सेंटीमीटर क्यूब। आपको याद क्या रखना है, एक तो इनकी कपाल क्षमता कितनी है, दूसरी बात ये कितने साल पहले पाए गए, और तीसरा इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई अलग बात वो आपको याद रखनी है। कितनी चीज याद रखनी है, 3 चीज याद रखनी है। क्या, कितने साल पहले ये मिलते थे, ये कितने साल पहले इनका निर्माण हुआ, जो मैंने इधर अलग से लिख लिया। दूसरी बात, इसका जो मुख्य परिवर्तन है कपाल क्षमता का विकास, तो वो कपाल क्षमता का विकास मैंने सब में लिख रखा है, वो आपको याद रखना है। और तीसरा इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है, वो याद रखना है। तो ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर। कपाल क्षमता इसकी 500 सेंटीमीटर क्यूब, और ये द्विपद गमन करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अर्ध सीधी मुद्रा में, बिल्कुल जैसे अपन खड़े होते हैं वैसे नहीं, अर्ध सीधी मुद्रा में इन्होंने द्विपद गमन स्टार्ट कर दिया। फिर होमो हैबिलिस की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो होमोनिड गुण दर्शाने वाले पहले जीव है। होमोनिड गुण, इससे पहले होमो कहीं पे भी नहीं आ रहा था, होमो हैबिलिस में होमो 2 मिलियन ईयर्स अगो ये पहले पाए जाते थे। कपाल क्षमता 650 से 800 सेंटीमीटर क्यूब, और पत्थरों से औजार बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पत्थरों से औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। फिर आ जाता है होमो इरेक्टस, ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। कपाल क्षमता इसकी 900 सेंटीमीटर क्यूब। इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है सीधी मुद्रा में ये खड़े हो गए। ठीक है, ये द्विपद गमन अर्ध सीधी मुद्रा में थे, ये सीधी मुद्रा में, जैसे अपन खड़े हैं वैसे ये खड़े हो गए, और इन्होंने आग का प्रयोग करना सीख लिया, आग का प्रयोग करना सीख लिया। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो इनकी कपाल क्षमता पूछ लेगा, या फिर इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर, आग का प्रयोग करना निम्न में से किसने सबसे पहले शुरू किया, आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए होमो इरेक्टस है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है नेथरल मैन, इसकी कपाल क्षमता 1400 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर में मर्द शरीर को ये दफनाते थे और आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्रोमेग्नोन, इनकी कपाल क्षमता 1650 सेंटीमीटर क्यूब। देखो होमोसेपियंस से भी ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है। हाथी दांत आभूषण ये बनाते थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद होमोसेपियंस आ जाते हैं, इनकी कपाल क्षमता 1300 से 1450 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने कृषि की शुरुआत करना शुरू कर दी, और ये सामाजिक जीवन शैली में यानी कि एक समाज के रूप में रहना स्टार्ट हो गए। ठीक है, 25,000 साल पहले ये मिले थे। क्रोमेग्नोन 34,000 साल पहले मिले थे। तो ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के अंदर। ठीक है, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके सामने इसको हट जाता हूं, बिल्कुल इसके सामने से। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा पसीना भी हो गया है, जो अब सूख भी गया होके। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो पूरा चैप्टर हमने एक साथ इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप आपने भी पढ़ा होगा और उससे महत्वपूर्ण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी इस
चैप्टर को ध्यान से सुने हैं, इनको समझ में आया, मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बताएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।